जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। चलिए बात करते हैं स्टॉक टॉक की। स्टॉक टॉक में हम एक मोमेंटम जो स्टॉक होते हैं उन स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं और ऐसे स्टॉक को एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं और हम लोगों को कुछ पैसा बनाकर दे सकते हैं। तो स्टॉक टॉक के अंदर जो मैं स्टॉक निकालता हूँ वो एक बड़ी अच्छी खासी मशक्कत के बाद निकलते हैं और इनका अगर आपको फॉलोअप लेना है यानी स्टॉक टॉक का परफॉर्मेंस कैसे रहा है ये अगर आपको देखना है तो आप थोड़े स्टॉक टॉक के प्रीवियस वीडियो जाके देखिए। मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, एक प्लेलिस्ट डीएनए की भी है। तो आप थोड़ा अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा सा फॉलोअप लीजिए स्टॉक टॉक के वीडियोस का और स्टॉक टॉक के अंदर दिए हुए जो स्टॉक्स है उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कैसे टारगेट हिट हुए हैं, बाइंग लेवल के ऊपर गए हैं या नहीं गए हैं, यानी बाइंग अपॉर्चुनिटीज अगर बनी है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनने के बाद में टारगेट हिट होने के और स्टॉप लॉस हिट होने का रेशो क्या है आप थोड़ा देखिए। आप अगर उन वीडियो का थोड़ा फॉलोअप लेंगे तो आप देख पाएंगे कि मोस्ट ऑफ जो स्टॉक्स है वो बाइंग लेवल पर एक्टिवेट होने के बाद में उन्होंने टारगेट को हिट किया है। और देखिए स्टॉप लॉस एक सेफ्टी प्रिकॉशंस होता है, स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है और हम एनालिसिस करने वाले लोग कोई भगवान नहीं होते हैं। जो दिखता है उसी को सच मानते हैं और उसी को एनालिसिस करके थोड़ा सा आगे का व्यू उसका डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आप थोड़ा स्टॉक टॉक की वीडियो देखिए और उसका परफॉर्मेंस भी देखिए, क्योंकि जो स्टॉक आपको देता हूँ ना यूट्यूब चैनल के ऊपर बड़ी मेहनत लगती है इन सब चीजों के लिए और आप थोड़ा इन चीजों सभी चीजों को अप्रिशिएट कीजिए और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए बात करते हैं। अब स्टॉक टॉक की बात अगर करेंगे तो बिना निफ्टी के स्टॉक टॉक की बात करना थोड़ा नाजायज सी बात होगी। तो इनिशियली हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो क्लोजिंग आया है फ्राइडे का वो 20 डीएमए के नीचे आया है। जो 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है और मोस्ट ऑफ लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और एक ट्रेंड डिसाइडिंग इंडिकेटर होता है और ये डिसाइड करता है कि जो पर्टिकुलर इंडाइसेस है स्टॉक है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ लोग इसको 21 डीएमए भी यूज करते हैं और मोस्ट ऑफ लोग 20 डीएमए भी यूज करते हैं। तो निफ्टी में जो एक क्लोजिंग आया है वो 20 डीएमए के नीचे आया है और 20 डीएमए के नीचे आना है मतलब इसका अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में जाके कैलकुलेशन करेंगे तो ये निचले जो पिछला जो सपोर्ट जोन था इसका उसी के अंदर आके क्लोज हुआ है। और फिलहाल अगर आप इंडिया में देखेंगे तो अभी Q1 के रिजल्ट आएंगे, Q1 के रिजल्ट आएंगे, देन आफ्टर ट्रम्प साहब की टैरिफ पॉलिसी है। इन सभी चीजों के वजह से मार्केट में एक वोलेटिलिटी बनी रहेगी। तो थोड़ा लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचिए और इस फेज के अंदर अगर निफ्टी आता है तो थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, हाई वोलेटिलिटी रहेगी और टारगेट के बजाय स्टॉप लॉस हिट ज्यादा होंगे। तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिए और निफ्टी के ऊपर नजर बना के रखिए। अब बात करते हैं स्टॉक टॉक की। स्टॉक टॉक में जो सबसे पहले स्टॉक अपने रडार पर आया है वो है वीआरएल लॉजिस्टिक्स। तो वीआरएल लॉजिस्टिक्स को आप अगर देखेंगे तो एक लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट की कंपनी है और इसके अलावा इनका जो बिजनेस है थोड़ा वर्साटाइल टाइप का है और लॉजिस्टिक के साथ साथ ही इन लोगों का जो बिजनेस है वो विंड पावर में भी है। तो एक इन्होंने खुद के बिजनेस को थोड़ा वर्साटाइल करके रखा है और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूली एक लेवल को रजिस्ट कर रहा है। अपनी बाइंग लेवल जो रहेगी इसके अंदर वो लगभग 625 के आसपास की रहेगी। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए मैं अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक दे रहा हूं तो प्लीज आप जो दी हुई लेवल है उसके ऊपर ही अगर जाता है तो बाय कीजिए। अगर आपको मैं अगर कोई स्टॉक आपको कह रहा हूँ कि 100 110 के ऊपर बाय कीजिए और फिलहाल वो स्टॉक 103 चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 103 के ऊपर उसको बाय कर ले। आप उसको 110 111 के आसपास बाय कीजिए और पर्टिकुलर लेवल को तोड़ने के बाद में स्टॉक में मोमेंटम बनता है। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि भाई 110 का एक्सपो 110 पे लेने के लिए बोल रहे हैं आप
और फिलहाल तो 103 पे मिल रहा है, तो क्यों ना इसको एक बल्क क्वांटिटी में बाय करूं। नहीं, कुछ इथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उन चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना एक मनी मेकिंग प्रोसीजर जो होता है उसमें बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया पर्टिकुलर जो लेवल दी है उसके लेवल के ऊपर जाने के ऊपर ही बाय कीजिए। तो फिलहाल बात करते हैं वीआरएल लॉजिस्टिक्स की। वीआरएल लॉजिस्टिक्स में हमारी जो फिलहाल जो स्टॉक चल रहा है वो 610 के आसपास चल रहा है, और हमारी जो एक बाइंग लेवल बनी है वो 625 के आसपास की बनी है, लगभग यहाँ से 15 पॉइंट दूर है। अगर ये स्टॉक 625 के ऊपर क्लोज देता है, यानी अगर 625 के लेवल पर आ भी गया, तो हम इसके क्लोजिंग का वेट करेंगे। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है इसके क्लोजिंग का वेट कीजिए, और डे एंड में अगर इसकी क्लोजिंग आपको 625 के आसपास अगर मिलती है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा इसके अंदर वो लगभग 770-75 के आसपास का रहेगा, और स्टॉप लॉस इसके अंदर हम लेके चलेंगे 550 का। तो वीआरएल लॉजिस्टिक के ऊपर नजर बना के रखिए। ये कंपनी लॉजिस्टिक्स, विंड पावर एंड जो कार्गो शिपमेंट वगैरह होते हैं उनके अंदर डील करती है, और 1976 की कंपनी है। अच्छा खासा परफॉर्म किया है कंपनी ने, फिलहाल कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि अब इस कंसोलिडेशन का जो फेज है ये कंसोलिडेशन के फेज को अब ब्रेकआउट करेगी कंपनी और थोड़ा ऊपर निकलेगी। तो थोड़ा आप वीआरएल लॉजिस्टिक के ऊपर नजर बना के रखिए और स्ट्रिक्टली 625 के ऊपर बाय कीजिए। देन आफ्टर सेकंड स्टॉक एक अलग सेक्टर से है, तो सेकंड स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो सेकंड स्टॉक है हमारा नेटवेब लिमिटेड। तो नेटवेब में आप अगर देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन आई है पिछले कुछ दिनों से, ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने एक रेजिस्टेंस किया था, उसके बाद में उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, और आप समझ पा रहे हो तो एक मस्त हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसके अंदर बना है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न के सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे जैसे टाइम मिल गया मैं सभी सिग्नल जो एक चार्ट पैटर्न होते हैं, जो एक ट्रेंड लाइन वगैरह कैसे डिसाइड करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में वीडियोस डालूंगा। तो ये जो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट का लेवल जो है हमारा वो लगभग 2020 के आसपास का रहेगा, और इस चार्ट के ऊपर 2017 बाइंग लेवल दिखा रही है हमारी। अगर इसका ब्रेकआउट अगर होता है तो इनिशियल इसकी प्राइस चल रही है 1950, और हम उसको बाय करेंगे 2020 के आसपास। तो 2020 के आसपास अगर हमें बाइंग मिलती है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 2490, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा लगभग 2700 के आसपास का। तो हाँ, लगभग सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 2900 के आसपास का, और स्टॉप लॉस हम इसके अंदर लेके चलेंगे 1700 का। तो थोड़ा इसके ऊपर नेटवर्क के ऊपर नजर बना के रखिए। क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करती है, कंप्यूटर के सर्वर स्टैब्लिश करती है, उसके बाद में डेटा स्टोरेज, बायो बायो जो कंप्यूटिंग एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर भी काम करती है। इसके बाद में उनके खुद के इंडिविजुअल सर्वर्स भी है, वर्क स्टेशन भी। ये लोग वर्क स्टेशन का जो एक डेटा का क्लाउडिंग के लिए वर्क स्टेशन की जरूरत होती है, उनके अंदर भी इनका बिजनेस है, और एक ओवरऑल आईटी से रिलेटेड बिजनेस है। और अगर ट्रम्प साहब की टैरिफ पॉलिसी का अगर सही इम्पैक्ट अगर रहा तो ये स्टॉक एक अच्छा खासा मूवमेंट देगा। तो आप नेटवेब के ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए। स्टॉप लॉस टारगेट के स्टॉप लॉस और टारगेट जो है मैं आपको वीडियो के एंड में या फिर बीच में एक स्क्रीनशॉट उसका डाल दूंगा, आप उसके हिसाब से इसके अंदर एंट्री कीजिए। थर्ड स्टॉक जो आ रहा है हमारा वो एक अलग सेक्टर से है। जो तीनों स्टॉक मैंने निकाले हैं तीनों भी अलग अलग सेक्टर के हैं। और थर्ड स्टॉक जो हमारा निकला है वो पिरामल इंटरप्राइजेस लिमिटेड। और पिरामल कुछ दिनों पहले ऑप्शन में भी था, फिलहाल ऑप्शन से आउट हो चुका है, और इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो इसने एक ब्रेकआउट दिया है। इसका ब्रेकआउट लगभग अगर आप अगर कंसिडर करेंगे तो इसका ब्रेकआउट लगभग 1200 के आसपास ब्रेकआउट हुआ है। फिलहाल की रनिंग प्राइस 1217 है, और हमारी जो एंट्री इसके अंदर बनेगी वो लगभग 1220 के आसपास बनेगी, क्योंकि हमें एक सेफ एंट्री लेनी है। और 1220 के ऊपर एक्टिवेट होने के बाद में भी तो अगर थोड़ा नीचे आता है और इस लाइन के आसपास कंसोलिडेशन करता है तो आप स्टॉप लॉस का वेट कीजिए। देखिए, एंट्री अगर हमारी बन गई है तो हम उसमें बीच में से कहीं निकलेंगे नहीं। ट्रेडिंग के भी कुछ इथिक्स होते हैं और इथिक्स को आप फॉलो कीजिए, बीच में कहीं भी निकलना नहीं है। अगर एंट्री मिली तो हम एक तो 1150 का स्टॉप लॉस देंगे या फिर 1560 का टारगेट लेंगे। इसके आसपास में भी बीच में अगर कुछ टारगेट वगैरह निकलते हैं तो मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूंगा। तो थोड़ा आप पिरामल के ऊपर नजर बना के रखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन्होंने भी थोड़ा सा बिजनेस को वर्सेटाइल बनाने की कोशिश की है,
और फार्मास्यूटिकल के अलावा इस कंपनी ने फाइनेंशियल सर्विसेज में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी इनका काम चल रहा है। तो अच्छी खासी कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है, लगभग 1950 के आसपास की कंपनी है। तो आप थोड़ा पीरामल के ऊपर भी नजर बना के रखिए। तो इन स्टॉक्स के अलावा पिछले कुछ जो स्टॉक टॉक के हमारे जो स्टॉक्स थे उनका भी एक फास्ट एनालिसिस ले लेते हैं, रिकैप ले लेते हैं। तो एक पिछला स्टॉक था हमारा लेमन ट्री। लेमन ट्री में हमारी एंट्री हुई थी 8 जुलाई को, और लेमन ट्री अगर आप देखेंगे तो लगभग उसने टारगेट हिट कर दिया है, और टारगेट हिट करने के बाद में करेक्शन में फिलहाल है। सेकंड स्टॉक है हमारा आलोक इंडस्ट्रीज। तो आलोक इंडस्ट्रीज में भी देखिए एक्टिवेशन प्राइस के आसपास गया है। एक्टिवेशन प्राइस के बाद में लगभग 80% के आसपास टारगेट हिट किया है और नीचे आया है। सोनाटा सॉफ्टवेयर जो स्टॉक दिया था वो एक्टिविटी नहीं हुआ है। देन बीएससी में हमने एक बाइंग प्लान बनाया है, फिलहाल बीएससी में हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है। जिसमें देन आफ्टर सेगिलिटी अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है और आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। देन आफ्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो हमारी पोजीशन इसमें 3 जून को बनी थी और लगभग 80% के आसपास ने इसने टारगेट हिट किया है। और लास्ट वन अगर देखेंगे तो रिलायंस पावर। तो रिलायंस पावर हमारी जो बाइंग बनी थी रिलायंस पावर में, वो 23 मई को मैंने स्टॉक दिया था और आप स्टॉक एक रॉकेट हो चुका है। हमारी बाइंग प्राइस थी लगभग 53 रुपीज के आसपास और स्टॉक ने 75 रुपीज के 76 रुपीज के आसपास का हिट लगाया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथास्तु इन्वेस्टिका।